हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 9 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुरुषों की T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा। पुरुषों की T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा अपना भारत। कौन? भारत। अभी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में T20 क्रिकेट विश्व कप होना था, जो कि कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। अब यही 2020 का 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया में होना ही था, लेकिन कोरोना के कारण इसको स्थगित करके 2022 में कर दिया गया और 2021 का भारत में होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। भारत ने मछली पकड़ने की सुविधा का विस्तार करने के लिए किस देश को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? ये किसे दिया है भारत ने? मालदीव को। किसे? मालदीव को। दरअसल यह ऋण भारत द्वारा मालदीव को दी जाने वाली 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन का एक हिस्सा है। ये आप भी मानचित्र दे सकते हैं। ये जो है यही मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले है। क्या? मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव जो है भूमध्य रेखा पर स्थित द्वीपीय देश है। भूमध्य रेखा पर इसका ज़्यादा भाग या इसके ज़्यादा द्वीप कह सकते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में है, लेकिन कुछ द्वीप भूमध्य रेखा पर और उसके दक्षिण भी स्थित है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी दो है। एक है कोलंबो जो वाणिज्यिक राजधानी है, दूसरा श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे जो प्रशासनिक राजधानी है। मॉरिशस की क्या राजधानी है? वो है पोर्ट लुई। क्या? पोर्ट लुई। और फिजी की राजधानी क्या है? शुआ। क्या? शुआ। तो भारत ने जो है मालदीव को मछली पकड़ने की सुविधा का विस्तार करने के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7 अगस्त 2020 को दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के किस एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ये कहाँ से आ रहा था? ये दुबई से। और केरल के किस एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ये हो गया करीपुर एयरपोर्ट। कहाँ है? केरल में। दरअसल वर्षा के कारण जो है रनवे पर पानी फैला हुआ था। वर्षा के कारण करीपुर एयरपोर्ट के रनवे पर पानी फैल गया था, जिस कारण यह जो है विमान फिसल गया। दुबई से यह विमान आ रहा था और केरल के करीपुर एयरपोर्ट पर रनवे से फिसलकर खाई में गिर गया, जिससे यह दो टुकड़ों में बट गया। इसमें जो है कुल 2 पायलट सहित 16 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। एयर इंडिया का यह विमान वंदे भारत मिशन के अंतर्गत दुबई से भारतीयों को लेकर वापस आ रहा था। ये जो विमान आया तो जो है करीपुर एयरपोर्ट, आप ये देखिए ऐसे जो है इसका यही संकेत बना है। ये विमान आने का रास्ता ये आया और उसके बाद यहाँ पर लैंड नहीं कर पाया करीपुर में, फिर एक राउंड घूम करके फिर आया। जब दोबारा इस एयरपोर्ट पर लैंड करने लगा तो यहाँ पर इस रनवे पर पानी भरा हुआ था, जिसके कारण जो है यह एयरपोर्ट फिसल कर खाई में गिर गया और 2 टुकड़ों में बट गया। तो ये करीपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये करीपुर जो है कोझिकोड के पास है। कोझिकोड के पास करीपुर एयरपोर्ट पर यह घटना घटी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश में SFTS नामक एक नए वायरस का पता चला? SFTS नामक एक नए वायरस का पता चला। ये कहाँ पर पता चला है? ये जो है चीन में। कहाँ पर? चीन में। SFTS का पूरा नाम क्या है? यह है सेवर फीवर विद थ्राम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। क्या? सेवर फीवर दी थ्राम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ये देख लीजिए, ये SFTS का पूरा नाम है। यह वायरस जो है टिक नामक टिक
नामक छोटे कीड़े के काटने से मनुष्यों में फैलता है। और ये कहाँ पर पता चला इस वायरस का? ये चीन में। इससे जो संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 30% है। कितना? 30% है। तो ये आप चीन देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में चीन। इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या? बीजिंग। ये पूरा चीन है, ये आप देख सकते हैं। चीन के उत्तर में ये वाला भाग मंगोलिया है। क्या? मंगोलिया है। और इधर वाला भाग ये भारत है। इधर जो है ये उत्तरी कोरिया है, ये दक्षिणी कोरिया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला के किस शैली में किया जाएगा? अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण करने के लिए 5 अगस्त को श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा आधारशिला रखी गई, वह जो है मंदिर वास्तुकला के किस शैली में उसका निर्माण किया जाएगा? वो नागर शैली में। किसमें? नागर शैली में उसका निर्माण किया जाएगा। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पर्वतों के बीच के क्षेत्रों में है। कहाँ? हिमालय और विंध्य पर्वतों के बीच के क्षेत्रों में है। यह शैली मुख्यतः उत्तर भारतीय शैली, नागर शैली जो है मुख्यतः उत्तर भारतीय शैली है। क्या? उत्तर भारतीय शैली। इसका विस्तार हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्रों में है। इस शैली के जो प्रमुख मंदिरों में गुप्तकालीन मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ है? यह ललितपुर में। कहाँ? ललितपुर में। ये गुप्तकालीन मंदिर है, नागर शैली में बनी हुए है, प्राचीन काल की मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ है? ललितपुर में। और दूसरा है कानपुर का भीतरगांव का ईंट निर्मित मंदिर। कहाँ? कानपुर में है भीतरगांव का ईंट निर्मित मंदिर। ये कहाँ है? ये कानपुर में है। तो ये जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है और भीतरगांव का ईंट निर्मित मंदिर जो कानपुर में है। ये दोनों प्राचीन काल के मंदिर हैं जो कि नागर शैली में बने हुए हैं। और ये अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए अभी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया है। और ये जो बेसर शैली है, बेसर शैली जो है मिश्रित प्रकार की। क्या? मिश्रित प्रकार की। द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय शैली। क्या? दक्षिण भारतीय शैली, दक्षिण भारतीय शैली। नागर शैली उत्तर भारतीय, द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय और बेसर शैली मिश्रित शैली का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस तिथि को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? किस तिथि को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। क्या? भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। क्या? भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। यह प्रस्ताव पारित किया गया 8 अगस्त 1942 को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने के लिए 8 अगस्त को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, कहाँ? कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्यों पारित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने के लिए। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने लोगों से करो या मरो का नारा दिया था। कौन? गांधी जी ने इसी अधिवेशन में करो या मरो का नारा इसी अधिवेशन में गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन का जो लक्ष्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या नाम? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद
भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। उसके बाद 9 अगस्त को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ थी। 8 अगस्त 1920 को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ थी। क्या 78वीं वर्षगांठ। 8 अगस्त 1942 से लेकर के 8 अगस्त 2020 तक ये 78 वर्ष हुए। ये 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आईसीसी ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? आईसीसी ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? किसे सौंपी है? ये न्यूजीलैंड। किसे? न्यूजीलैंड। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर दिया। 2021 को क्या था? 2021 को स्थगित कर दिया है। अब उसे 2022 में न्यूजीलैंड में कराने का निर्णय लिया है। 2021 का आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप अब नहीं होगा, उसे 2022 में न्यूजीलैंड में कराने का निर्णय लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है न्यूजीलैंड, ये पूरा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम दक्षिण में स्थित है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में न्यूजीलैंड स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? ये है वेलिंगटन। क्या? वेलिंगटन। ये यहाँ पर वेलिंगटन है। देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। तो 2022 महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड को मिला है। चलिए हाँ, एक चीज़ और, कैंटबरी का घास का जो मैदान है, कैंटबरी घास का मैदान, ये न्यूजीलैंड में शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, बहुत ही फेमस है। कैंटबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में है और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दादर नगर हवेली और दमन-दीव। क्या? दादर नगर हवेली और दमन-दीव। दरअसल कोरोना महामारी के कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद है, इसीलिए दादर नगर हवेली और दमन-दीव ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पहले दादर नगर हवेली और दमन-दीव दो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। दादर नगर हवेली और दमन-दीव दो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन दोनों को भारत सरकार ने दोनों को मिलाकर 26 जनवरी 2020 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कब? 26 जनवरी 2020 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया दादर नगर हवेली और दमन-दीव के नाम से। अर्थात दादर नगर हवेली और दमन-दीव केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुई। इसकी राजधानी क्या, कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल दमन को बनाया गया। किसको? दमन को। इसका हाई कोर्ट जो है बम्बई हाई कोर्ट के जो है इसका क्षेत्र बम्बई हाई कोर्ट के अधीन रहेगा। दादर नगर हवेली और दमन-दीव का हाई कोर्ट बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत रहेगा। तो पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। 26 जनवरी 2020 को दोनों को एक मर्ज करके दादर नगर हवेली और दमन-दीव के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसकी कैपिटल दमन को बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अमेरिका द्वारा 9 अगस्त
1945 को जापान के किस शहर पर परमाणु हमला किया गया था? अमेरिका द्वारा 9 अगस्त 1945 को जापान के किस शहर पर परमाणु हमला किया गया था? ये किस पर किया गया था? ये नागासाकी पर। किस पे? नागासाकी पर। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया था। क्या? फैट मैन नामक परमाणु बम। परमाणु बम का क्या नाम था? फैट मैन परमाणु बम। ये जो है अमेरिका ने 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया था। और उसके 3 दिन पहले हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था। इसका कौन सा परमाणु बम था? इसका नाम था फैट मैन। क्या? फैट मैन। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया था अमेरिका ने परमाणु बम, जिसका नाम था फैट मैन। और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर इन्होंने जो है अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम था 6 अगस्त 1945 को जो गिराया था इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। पहले हिरोशिमा पे भी गिराया 6 अगस्त 1945 का, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को गिराया था नागासाकी पर, उसका नाम था फैट मैन। फैट मैन। पहला लिटिल बॉय था। अगर आप देखें लिटिल माने छोटा होता है, तो पहले हिरोशिमा पे गिराया था 6 अगस्त 1945 को, तो लिटिल बॉय था, वो छोटा था। और जो है 9 अगस्त 3 दिन बाद नागासाकी पर परमाणु हमला किया अमेरिका ने, तो फैट मैन हो गया। तो वो जो है थोड़ा फैटी हो गया और फैट मैन हो गया। परमाणु बम के जनक कौन है? परमाणु बम का जनक कौन है? परमाणु बम का जनक है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। कौन? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। कौन? हाइमर। ये कौन है? ये है परमाणु बम के जनक। कौन? परमाणु बम के जनक। तो एक बार और आप देख लीजिए, अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा भी गिराया था, उसका नाम था लिटिल बॉय। तो पहले सबसे पहले वो गिराया था तो लिटिल था, छोटा था, लिटिल बॉय। और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया। फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया। और परमाणु बम का जनक कौन है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? ये दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। ये आप जो मैप देख रहे हैं ये गलती से यहाँ छप गया है। ये पहले पेज, इसके पहले पेज में होना चाहिए जापान। ये जापान का है, तो आप यहाँ पर ना ध्यान दीजिए इसको। तो दिल्ली ने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है। दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और प्रदूषण के स्तर को घटाना है। अभी हाल ही में दिल्ली ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की घोषणा की। अभी कुछ दिन पहले ही भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया। तो अभी दिल्ली ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? वो जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। ये वाला भाग पहले जम्मू कश्मीर ये पूरा था,
बाद में इसको 5 अगस्त 2019 को विभाजित कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया। तो ये वाला जो पीला वाला आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर है और इसके बगल वाला ये जो बड़ा वाला भाग है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। किसमें? चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है और ये पीला वाला भाग जम्मू कश्मीर है। और इस पुल को 2021 तक तैयार करने की बात चल रही है। कब तक? 2021 तक। इस पुल की जो कुल ऊंचाई होगी वो 467 मीटर, क्या 467 मीटर होगी कुल ऊंचाई, 467 मीटर होगी कुल ऊंचाई। और यह नदी जो है यह पुल नदी तल से 359 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। तो यह जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के 2 गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है? किस राज्य के 2 गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है? कहाँ के ये दोनों गांव हैं? ये हैं उड़ीसा के, ये उड़ीसा के। ये आप मानचित्र में देखिए, ये वाला भाग ये उड़ीसा है, क्या उड़ीसा है। बंगाल की खाड़ी के तट से ये लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उड़ीसा जो है एक तो बंगाल की खाड़ी से इसका जो है सीमा लगा हुआ है। इसके अलावा इधर है ये वाला भाग पश्चिम बंगाल, ये है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़ और है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना इसको नहीं टच करता। इस मैप में तेलंगाना को टच करते हुए दिखाया गया है, लेकिन उड़ीसा को तेलंगाना नहीं टच करता। उड़ीसा को तेलंगाना राज्य नहीं टच करता। तो उड़ीसा कितने राज्य टच करते? 1 माने पश्चिम बंगाल, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3 और आंध्र प्रदेश 4। केवल 4 राज्य उड़ीसा को छूते हैं। तेलंगाना जो है उड़ीसा को नहीं टच करता। तो ये जो है उड़ीसा के 2 गांवों को यूनेस्को ने सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी है। ये 2 गांव कौन कौन है? ये 2 गांव जो है ये है, एक है वेंकटापुर, कौन? वेंकटरापुर, ये गंजाम जिले में। और दूसरा है नोलिया शाही, क्या? नोलिया शाही। ये उड़ीसा के 2 गांव हैं। नोलिया शाही जगतपुर जिले में है और वेंकटरापुर गंजाम जिले में है। ये दोनों को जो है सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई, किसे? यूनेस्को द्वारा। उड़ीसा के ये जो दोनों तटीय गांव हैं इनको आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारी है, तो यूनेस्को द्वारा उन्हें सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है। उड़ीसा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके पास इस तरह के गांव हैं। उड़ीसा जो है देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके पास इस तरह के गांव हैं। और भारत हिंद महासागर क्षेत्र में यह सम्मान हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। भारत भी हिंद महासागर क्षेत्र में यह सम्मान हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, क्या? भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन। आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? वो है केवी कामत। कौन? केवी कामत। यह समिति आरबीआई को वित्तीय मापदंडों पर सिफारिश प्रस्तुत करेगी। शक्तिकांत दास कौन है? ये है आरबीआई के गवर्नर। कौन? आरबीआई के गवर्नर। ये दिवाकर गुप्ता और अश्विन पारिक जो है ये इस ये जो समिति गठित की गई है इसमें सदस्य हैं। बात आई आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1 अप्रैल
1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई। कहाँ? मुंबई। इसके गवर्नर अभी बात हुई थी शक्तिकांत दास। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा तथा साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।